मशीन लर्निंग के ज़रिए प्रोसेस करते हैं, वो कितनी तरह से प्रोसेस करेगा वो डिपेंड करता है कि आपके दिमाग का एल्गोरिदम कैसा है। एल्गोरिदम का मतलब है कि एक प्रोसेस, रेसिपी का एक प्रोसेस। अब आप मेरा अपना निजी ये अनुभव रहा है, जो मैंने मतलब आप मैक्सिमम लोग यूज़ करते होंगे जीपीटी, कई लोग उसके तरीका अलग है, ग्रोक है, जीपीटी है या जेमिनी है या और दूसरे हैं। आपकी प्रॉम्प्टिंग कितनी स्मार्ट है, आप कितना प्रॉम्प्ट ठीक से जानते हो, वो सब दे देगा आपके सामने। जब आप में से कितने लोग यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ करते होंगे। जब आप यूज़ करते हो तो आप क्या कहते हो उससे? मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो रहा हूँ। क्या कहते हैं आप लोग जो यूज़ करते हैं? सर आप यदि यूज़ करते हैं तो? सर मैंने यूपीआई के लिए लिखा। हाँ, यूपीआई से मुझे अपना क्लेम वापस चाहिए। राइट। यूपीआई को देखते हुए, उसकी क्लेम पॉलिसी को देखते हुए एक मुझे लेटर लिखी है कि इसमें इंग्लिश में मुझे लेटर चाहिए, पर पूरी लीगल लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, मुझे लेटर बना के, ठीक है। उसका मुझे 1 मिनट और भी कोई आप लोग अलग तरह से, मतलब पहला सेंटेंस उससे क्या बोलते हैं, मैं वो जानना चाह रहा था। कोई है जो यूज़ करता हो उसको? जी जी, सिंपल। देखिए हम लोग करते हैं, लेकिन पहला फर्स्ट इम्प्रेशन उसके पास जाता है, उससे कहना पड़ता है एक्ट लाइक अ फाइनेंस एक्सपर्ट, एक्ट लाइक अ राइटर। जब आप इसमें पहुंचते हो ना, वो पूरा मॉडल जो है ना, वो अपने आप को तब्दील, अरबों किताबें, अरबों का डेटा है उसके पास। मतलब आप ये जो पेंटिंग कर रहे हो ना, एक एआई पेंटर है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसके बाकायदा बड़े बड़े म्यूजियम में उनके यहाँ एग्जीबिशन लग रहे हैं, करोड़ों में बिक रही हैं। एआई आर्ट आप जाओगे नेट पे सर्च करोगे, दुनिया बहुत बदल चुकी है। तो जब हम अनुवाद के क्षेत्र में आते हैं, तो आपने कौन सा ड्राफ्ट लिया है, आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो, प्लस कर रहे हो या आपने नॉर्मल बेसिक कर रहे हो? और आप क्या, जैसे गीत जी जो है, यदि उसके सामने बैठेंगे ना, तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ही हम बैठें, तो बैठने के बाद वो आपसे पहले समझ जाएगा कि मेरे सामने कौन बैठा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ एआई चैटबॉट। 1 मिनट में समझ जाएगा वो। यही उसकी खासियत है। लोग की बात कर रहे हैं, जो मैंने पहले कहा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत काम किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 100 ईयर की रिपोर्ट है, जो आप जाकर के सर्च कर सकते हो कि दुनिया कैसे बदलने वाली है। उसका ये कहना है कि दुनिया में 78% यूज़ करते हैं, एथिक्स की प्रॉब्लम है, बायस्ड प्रॉब्लम है। अनुवादिनी जो हमारे यहाँ बड़ा ट्रांसलेटर है, उसने महाकुंभ में सबसे ज़्यादा काम किया। ये रचनात्मक नहीं, लोकलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जो बैंकिंग सेक्टर में या दूसरे सेक्टर में काम होता है। सवाल है कि जब हम लोक में और अंचल में या यहाँ पहुँचते हैं, तो जो मैंने पहले कहा, बहुत डेटा है ही नहीं, हमारे पास ही नहीं है। आपने कहा कि मैं भी नहीं समझता जो इन्होंने शब्द यूज़ किया, नई जनरेशन नहीं समझती, क्योंकि लोक अंचल को समझने के लिए आपको साहित्य के पास पहुंचना पड़ेगा। और जितना मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, साहित्य तक पहुंचने के लिए, प्रेमचंद तक पहुंचने के लिए एआई को बहुत टाइम लगेगा। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, नहीं पहुंच पाएगा, बहुत टफ लगेगा उसको। मतलब जो जिसको कहते हैं कि पूस की रात में जो झबरा है, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो कू है ना, वो नहीं पहुंच पाएगा उसको, आपको। लेकिन वो बीइंग राइटर, आप जब उस तक पहुंच रहे हो ना, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको बहुत आगे। तो आप उसको प्रतिस्पर्धी के रूप में जब देखना शुरू करोगे, तब तक दिक्कत है। आप सहयोगी के रूप में देखो, आप उससे काम कर। जैसे गीत सर ने कहा, शुरू में कहा कि आपको धुल पुछवाना है, उससे करवाना है। ये दुनिया का इतिहास रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है आपको, लेकिन आप उसके नौकर बन जाएं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। 2013 में इनकिट करके एक स्टार्टअप शुरू हुआ, और उस इनकिट का एक एआई टूल है, द रोमांस फैक्ट्री, राइट। उससे आप, उसका 2024-25 में एक नॉवेल आया, मिलियंस डाउनलोड है उसके, वो आपको लिख करके दे देगा। लेकिन सवाल है कि लिखवा कौन रहा है, एक चीज़। दूसरा, आपके पास, क्योंकि नॉर्मल जो भाषा है और जो जनरेटिव एआई है, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे वीडियो हो, बहुत अलग लेवल पे चला गया है। और वो चूँकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, मेरी 2 दिन पहले भारत के 2 महत्वपूर्ण लेखक संघ से बात हुई, उनके जो वरिष्ठ थे, कि हमारे यहाँ जो लेखक है, उसकी चिंता ये है ही नहीं कि मेरा जो मैटर है, मेरी जो शैली है, उसको
उसको सैम अल्टमैन नाम का एक आदमी या ग्रोक में या जेमिनी में ये बड़े डेटा सेंटर जो हैं उसको खपा रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी चोरी कर रहे हैं। मतलब अमेरिका में, यूरोप में जितने बड़े लेखक संगठन है बाकायदा मुकदमा दायर कर चुके हैं, और भारत में कोई हलचल मैं नहीं देखता इसको लेकर के। इसको लिटरली मुकदमा दायर होना चाहिए। जितने बड़े स्टार्टअप है वहाँ पर उन्होंने कटघरे में ले लिया है। अमेरिका में कानून बन गए हैं, यूरोप में बन गए हैं, और उन्होंने सीधे कहा है कि आप हमारा डेटा चोरी नहीं कर सकते, और यदि कर रहे हो तो उसके लिए बाकायदा एक रेगुलेशंस होंगे, गाइडलाइंस होगी कि AI रेगुलेटेड कंटेंट को लेकर के कैसे पहचाना जाए। तो ये चिंताएं ज़्यादा बड़ी हैं, बजाय कि हम उसको इस रूप में देखें कि वो ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा मतलब सिंपल, हमने जो रचा है, हमारी जो मौलिक कृति है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। सीधी बात। कि भाई संगीत वगैरह में बहुत बड़े पैमाने पर लोग AI का यूज़ कर रहे हैं, धुन बनाने में भी यूज़ हो रहा है उसका, और भी बहुत तरह के प्रयोग भी वहाँ वो लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन लेखक थोड़ा सा देर से जाता है इन चीज़ों के पास। आपको ऐसा लगता है क्या, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, AI जनरेटिव AI, आप उसको तमाम नाम दे दीजिए, लेकिन थोड़ा सा सहमा हुआ सा, सतर्कता से आगे बढ़ता हुआ इन माध्यमों को थोड़ा लेट अपनाता है? ये तो बहुत साधारण सी बात है कि लेखक तकनीक से बहुत ज़्यादा पारंगत होता नहीं है, उसमें तो उनकी चीज़ों में देर से जाता है। मेरा प्रश्न एथिकल उससे जुड़ा हुआ है कि वो क्या यूज़ करना चाहिए, और अगर करे तो क्या क्रेडिट दे, क्या? देखो, इसका देखिए ऐसा है कि ये सब बहुत निजी मान्यताएं हैं, व्यक्ति के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे अभी सारंग ने एक बहुत अच्छी बात कही कि लेखक AI को प्रतिस्पर्धी की तरह न देखे, औजार की तरह देखे। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हमारी भाषा में तो चीज़ें थोड़ा देर से आती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में जिसमें AI ने सबसे ज़्यादा काम किया है, बताया इन्होंने अभी कि जैक केरुआक के उस पर उसकी शैली में एक नावल लिख दिया गया। बहुत सारे लेखक हैं जो अपने रिसर्च का काम AI से करवाते हैं और वो ऑनेस्टली मान भी लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पूरा का पूरा निबंध ही AI से लिखवाते हैं और मानते ही नहीं हैं, कि वो कहते हैं मैंने खुद लिखा है। तो ये सब बहुत निजी दायरों में जाने वाली, नैतिकता पे बहुत निजी प्रश्न होता है। तो AI और नैतिकता, देखिए जितना AI का चलन बढ़ेगा वो आपकी नैतिकता को प्रश्नांकित करता रहेगा, आपकी नैतिकता संकटग्रस्त होती रहेगी। और दरअसल तकनीक हमेशा नैतिकता के प्रतिपक्ष में खड़ी होती है, नैतिकता को प्रश्नांकित करती है। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है। लेकिन हमारी भाषा में ये कब हो पाएगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब कुछ डेटा पर निर्भर करता है। अंग्रेज़ी, देखिए अंग्रेज़ी तमाम तरह की है, ब्रिटिश अंग्रेज़ी है, न्यूजीलैंड की अंग्रेज़ी अलग है, आयरिश अंग्रेज़ी अलग है, ऑस्ट्रेलियन अंग्रेज़ी अलग है, और AI के पास अंग्रेज़ी के तमाम वेरिएंट्स का डेटाबेस है। इसलिए आप AI के माध्यम से अंग्रेज़ी में बहुत सारा खेल कर सकते हैं। जिस दिन हिंदी, बंगाली, मराठी का डेटाबेस उनका उन्नत हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लोक भाषाओं के शब्द, अवधि लोकोक्ति कोश, हाँ, जो भोजपुरी मुहावरा कोश, जिस तरह की किताबें जब AI के स्मृति में दर्ज हो चुकी होंगी, तब आपके प्रॉम्प्ट के आधार पर वो आपको भोजपुरी गीत भी लिख करके दे देगा, अवधि स्क्रिप्ट भी लिख करके दे सकता है वो। ये सब डेटा का खेल है। और बहुत साधारण सी बात ये भी है कि हम AI से जितनी ज़्यादा बातचीत करते हैं, जितना उसके भीतर अपने प्रॉम्प्ट्स डालते हैं, हम उससे 2 पैसे का फ़ायदा लेते हैं, लेकिन हमारे प्रॉम्प्ट से AI 20 पैसे का फ़ायदा उठा लेता है। तो AI हमारी मदद नहीं कर रहा। इस समय हम प्रॉम्प्ट्स डाल डाल के AI को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा उसमें डाली गई हर तस्वीर, हर शब्द, हर वाक्य वो उनके हेड ऑफिस में रजिस्टर हो रहा है, फीडबैक भी जा रहा है इस बहाने, और उसका इस्तेमाल वो अपने आप को उन्नत बनाने के लिए और प्रशिक्षित करने के लिए कर रहे हैं। शुक्रिया गीत भाई। आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, आप दोनों से ही बहुत जल्दी उसका उत्तर दे दें कि अगर ये हाइपोथेटिकल भी है
कि AI इज़ गोइंग टू प्रेजेंट सम चैलेंज बिफोर ए राइटर, कोई चुनौती, लेखक की तैयारी क्या होना चाहिए? आखिरी प्रश्न है ये, क्या लेखक को तैयार होना चाहिए अभी से? उसकी तैयारी क्या होना चाहिए? ये हाइपोथेटिकल प्रश्न नहीं है, ये एक रियल प्रश्न है। अभी तक ये हाइपोथेसिस को क्रॉस कर चुका है। विदेशों में तमाम बड़े पब्लिशर्स हैं, मुझे जानकारी मिलती रहती है कुछ मित्रों से, कुछ उनसे, बाकायदा ऐप्स डेवलप हो चुके हैं जो आने वाली पांडुलिपि की जांच करते हैं कि ये इस लेखक ने खुद लिखा है, ये AI से लिखवाया गया है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। AI रचनात्मकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, चुनौती है, एक मददगार उपकरण भी है, किंतु बहुत संभव है कि उस रचनात्मकता का लाभ एक अयोग्य व्यक्ति उठा ले और उससे बहुत सारी चीज़ें अर्जित कर ले, और एक योग्य व्यक्ति जो इस तकनीक को जानता भी ना हो, अपनी मेहनत के बावजूद पीछे रह जाए। एक बहुत बड़ा खतरा है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो विदेशों में, खासकर अंग्रेजी भाषा में, इस पर चेक्स लगाने की बहुत तैयारी हो रही है, और जो AI के डेवलपर्स हैं वो भी अब इस खतरे को गंभीरता से महसूस कर रहे हैं, और AI जनरेटेड टेक्स्ट में शायद एक वाटर मार्क, एक इनविजिबल वाटर मार्क शायद भविष्य में लग जाएगा कि आप AI का कोई भी मैटर इस्तेमाल करेंगे तो विद इन मोमेंट्स वो 100% रियल टाइम एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट हो जाए, तब ये खतरा थोड़ा कम होगा। अदरवाइज ये एक रियल थ्रेट है। रचनात्मकता के लिए तो खतरा है, और वैसे भी हमारे लिए सभ्यतागत संकट भी है ये, क्योंकि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। मेरे लिए इतना ही है कि लेखक और हिंदी साहित्य में लेखकों को तकनीक से किसी तरह की दूरी ना पालते हुए उसे समझना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को उसके पास जा करके उसे ज़्यादा समझना चाहिए, बजाय कि उससे दूरी बना करके रहना चाहिए। उसे अवेयर रहना चाहिए, देश दुनिया में क्या हो रहा है इन सारी चीज़ों को जानना चाहिए, और वो आपके लेखन और लेखक के रूप में आपके लिए मददगार ही होगा। तो आप उससे दूरी ना बनाएं, उसे प्रतिस्पर्धी ना समझें, बल्कि सहयोगी बना करके उसका यूज़ करें। जैसा कि कहा कि वो औजार है, यदि आपने उसको औजार नहीं बनाया तो वो फिर आप पे हावी होने में देर नहीं करेगा, क्योंकि वो मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, वो बहुत तेज़ी से सीख रहा है, और वो जो सीखने के बाद वो आपके, और ऐसी कई जितनी AI लैब है दुनिया में, वो ऐसी लैंग्वेज डेवलप कर रहा है जो उसकी अपनी लैंग्वेजेस हैं। तो ये संकट इस रूप में भी है। तो इसको इस रूप में समझना है कि लेखक को भी अपनी तैयारी तकनीक के स्तर पर करने की ज़रूरत है, बजाय कि उससे दूरी या छुआछूत पालने की। बहुत बढ़िया। बहुत ही रोचक चर्चा के लिए आप सबका, पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद। मैं स्मृति चिन्ह देने के लिए तोसी व्यास को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और गीत चतुर्वेदी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। डॉक्टर संतोष तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं, वे आए और सारंग उपाध्याय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। रितु मुदगल जी को बुलाता हूँ, कृपया आए और मणिमोहन जी का स्मृति चिन्ह सम्मानित करें। खड़े रहिए। तो आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद। अब मैं अगले सत्र के लिए आदरणीय यूनिस खान जी को आमंत्रित करता हूं और अभिषेक वर्मा जी को कृपया मंच पर आए। उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र, इस विषय पर बातचीत के लिए आप दोनों सादर आमंत्रित हैं, कृपया आए।